नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज पे बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के पैसे को लेकर सोच बदली है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, बहुत फेमस किताब है। बिल्कुल। हमारे पास इस पर आधारित एक समीक्षा का सार है और हमारा मकसद है इसके सबसे दमदार आइडियाज को खंगालना। खास तौर पर वो रिच डैड और पुअर डैड की सोच का फर्क है ना। हाँ, वही। सवाल ये उठता है कि क्यों कुछ लोग अच्छी पढ़ाई लिखाई, मेहनत, इन सब के बावजूद पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी अमीर बन जाते हैं। है ना? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर सोचने का तरीका? कियोसाकी तो यही कहते हैं कि ये काफी हद तक सोच का ही खेल है। तो चलिए इसी सोच के धागे खोलते हैं, देखते हैं कि पर्सनल फाइनेंस के लिए हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है दो पिताओं से। एक हैं पुअर डैड, जो रॉबर्ट के अपने पिता थे। हाँ, बहुत पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर थे, लेकिन हमेशा पैसों की चिंता, तंगी रहती थी। एक जाना पहचाना पैटर्न लगता है कई परिवारों में। और दूसरे हैं रिच डैड, उनके दोस्त के पिता। हाँ, जिन्होंने स्कूल जल्दी छोड़ दिया था, 8वीं के बाद ही शायद, लेकिन एक सफल बिजनेसमैन बने, इन्वेस्टर बने, करोड़पति। कमाल की बात है, बिल्कुल। और ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है। नहीं, ये असल में पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग फिलॉसफीज, दो माइंडसेट का टकराव है। अच्छा, एक तरफ पुअर डैड है जो पारंपरिक रास्ते पर यकीन करते हैं। जैसे अच्छी पढ़ाई करो, डिग्री लो, बढ़िया सी नौकरी ढूंढो, मेहनत करो, तनख्वाह बढ़ेगी, पेंशन मिलेगी, मतलब लाइफ सेट है, सुरक्षा। हाँ, ये तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन सोच है। माँ बाप यही सिखाते हैं ज्यादातर। बिल्कुल। दूसरी तरफ है रिच डैड, उनका रास्ता एकदम अलग। वो पारंपरिक शिक्षा से ज्यादा जोर देते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन पर, यानी पैसों की समझ। हाँ, पैसों की समझ। उनके लिए असली आजादी नौकरी की सिक्योरिटी में नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम में है। और वो कहाँ से आएगी? वो आएगी अपना बिजनेस करने से या इन्वेस्ट करने से। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उन्होंने सीखा तो दोनों से, लेकिन जो पैसों वाली सफलता है उसका रास्ता उन्हें रिच डैड की बातों से ही मिला। तो यहाँ बात डिग्री की नहीं हो रही है, नहीं, बात हो रही है फाइनेंशियल लिटरेसी की, पैसे की असली समझ की। कियोसाकी एक बड़ा मजेदार किस्सा बताते हैं। उनके जो पुअर डैड थे वो अक्सर कहते थे, क्या? मैं ये चीज नहीं खरीद सकता, बस फुल स्टॉप, बात खत्म। हाँ, लेकिन रिच डैड, उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। वो पूछते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? एग्जैक्टली। पहली बार सुनो तो लगता है कि यार ये तो बस शब्द बदल दिए। हाँ, लगता है सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, पर इसके पीछे सोच का जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये सोचने के तरीके में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। कैसे? देखिए, जब आप कहते हैं मैं नहीं खरीद सकता तो आपका दिमाग बंद हो जाता है। अच्छा। आप सोचना बंद कर देते हैं, प्रॉब्लम वहीं खत्म। लेकिन जब आप पूछते हैं मैं ऐसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो ये सवाल आपके दिमाग को काम पर लगा देता है। ये आपको मजबूर करता है कि आप रास्ते ढूंढें, समाधान सोचें, क्रिएटिव बने। हाँ, क्रिएटिव बने, तरीके निकालें। यहीं से पुअर डैड और रिच डैड की सोच का सबसे बड़ा अंतर दिखने लगता है। मतलब एक प्रॉब्लम को देखकर रुक जाना और दूसरा उसे एक चैलेंज, एक पजल की तरह लेना। बिल्कुल सही। और ये सोच फिर कई तरीकों से बाहर आती है। जैसे पुअर डैड पैसे के लिए काम करते थे, सैलरी के लिए। हाँ, उनका फोकस था नौकरी की सुरक्षा, रेगुलर इनकम, प्रमोशंस, मतलब अपनी मेहनत बेचकर पैसा कमाना। वहीं रिच डैड का सिद्धांत था कि पैसे से अपने लिए काम करवाओ, पैसा आपके लिए काम करे। हाँ, ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा आपके लिए और पैसा बनाए। ये जो पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, पैसिव इनकम आजकल बहुत सुनने में आता है, पर क्या ये वाकई सबके लिए मुमकिन है या ये सिर्फ अमीरों की बातें हैं? रिच डैड के हिसाब से तो ये सबके लिए मुमकिन है अगर आपकी सोच सही हो और आप वो जरूरी स्किल्स सीख लें। अच्छा। फर्क नजरिए का है। पुअर डैड नौकरी में सुरक्षा देखते थे, रिच डैड मानते थे कि नौकरी में आप किसी और का सपना पूरा कर रहे हो और आपकी कमाई की एक लिमिट होती है। हाँ, सैलरी तो फिक्स ही होती है ज्यादातर। बिल्कुल। असली आजादी, और वो कहते थे असली सुरक्षा अपना बिजनेस बनाने में या स्मार्टली इन्वेस्ट करने में है, जहां कमाई की कोई ऊपरी सीमा नहीं। सही। वो जोर देते थे एसेट्स बनाने पर, ऐसी चीजें खरीदने पर जो आपकी जेब में पैसा डालें, सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट मत रहो। जैसा आपने कहा, आय कमाना काफी नहीं,
जरूरी है ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे आय बिना लगातार मेहनत किए भी बढ़ती रहे। बिल्कुल। और यहीं पर शायद वो फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ वाली बात फिट होती है ना। हाँ। किताब का एक बड़ा पॉइंट यही है कि हमारे स्कूल हमें प्रोफेशनल तो बनाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पर पैसा मैनेज करना नहीं सिखाते हैं। हाँ, और इसीलिए अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी पैसों के मामले में मात खा जाते हैं। कियोसाकी का एक मशहूर कोट है, उसका मतलब कुछ ऐसा है कि आप कितना पैसा कमाते हैं ये उतना जरूरी नहीं जितना कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं। हाँ, और उसे बढ़ा पाते हैं। कमाना तो बस पहला कदम है। सही कहा। असली खेल तो उसे संभालने और ग्रो करने का है। और यहीं पे कियोसाकी उन 4 जरूरी स्किल्स की बात करते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लिए। ये बहुत जरूरी हैं। ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, सबके लिए है। कौन सी 4 स्किल्स? पहला है अकाउंटिंग, लेखांकन। ये सिर्फ डेबिट क्रेडिट नहीं है। तो क्या है? ये असल में नंबर्स की भाषा समझना है। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, आपके एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं। ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का एक्सरे है। ओके। दूसरा है इन्वेस्टिंग, यानी पैसे से पैसा बनाने का साइंस। और आर्ट? हाँ, वो भी, पर सिर्फ वो नहीं। रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, अपना बिजनेस शुरू करना, ये सब इन्वेस्टिंग है। इसमें रिस्क लेना सीखना पड़ता है, कैलकुलेटेड रिस्क। तीसरा है मार्केट की समझ, मतलब सप्लाई और डिमांड का खेल समझना, ट्रेंड्स पहचानना। हाँ, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से ट्रेंड्स आ रहे हैं, कहाँ मौके बन रहे हैं, ये जानना कि कब, कहाँ और क्यों इन्वेस्ट करना है। और चौथा है कानून की बेसिक समझ। कानून? वकील बनना पड़ेगा क्या? नहीं, मतलब टैक्स के नियम, बिजनेस के कानून, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वगैरह की बेसिक जानकारी। अच्छा, क्यों जरूरी है ये? रिच डैड कहते थे कि अमीर लोग कानूनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, कानूनी तरीके से टैक्स बचाने के लिए, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सिर्फ बचने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। ये 4 स्किल्स तो वाकई में मतलब काफी प्रैक्टिकल लगती हैं। लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है वो शायद एसेट्स और लाइबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, संपत्ति बनाम देनदारियां। रिच डैड कहते हैं अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग दीनदारियां खरीदते हैं, और अक्सर उन्हें संपत्ति समझ बैठते हैं। ये सुनने में बड़ा सीधा लगता है। हाँ, पर क्या ये वाकई इतना क्रांतिकारी है? इसमें क्या खास बात है? हाँ, ये कियोसाकी के सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक है, और शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला भी। क्यों? इसकी ताकत इसकी सादगी में है, लेकिन लोग अक्सर इसकी गहराई को मिस कर जाते हैं। संपत्ति यानी एसेट की रिच डैड की परिभाषा बहुत सीधी है। क्या है? कोई भी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, पीरियड, बस इतना ही। ओके। और लायबिलिटी? कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले। यहाँ पर वो पारंपरिक अकाउंटिंग की डेफिनेशन से थोड़ा अलग सोचते हैं। जैसे आपका अपना घर जिसमें आप रहते हैं। हाँ, वो तो एसेट होता है ना, सब कहते हैं। पारंपरिक रूप से हाँ। लेकिन रिच डैड के नजरिए से सोचें, अगर वो घर आपकी जेब से हर महीने पैसा निकाल रहा है, लोन की किस्त, मेंटेनेंस, टैक्स। बिल्कुल। तो वो एक लायबिलिटी है। ओह, ये तो बिल्कुल उल्टा सोचने का तरीका है। मतलब घर एसेट है ही नहीं। रिच डैड के फ्रेमवर्क में वो घर तब एसेट बनता है जब वो आपकी जेब में पैसा डालना शुरू कर दे। जैसे अगर किराए पर दे दिया? हाँ, अगर आपने उसे किराए पर दे दिया और किराए से आने वाला पैसा आपके सारे खर्चों, लोन, मेंटेनेंस से ज्यादा है, तब वो एसेट है। कार का उदाहरण भी था। हाँ, ईएमआई पर खरीदी गई कार, वो एक क्लासिक लायबिलिटी है। हर महीने पैसा निकालती है, ईएमआई, पेट्रोल, बीमा, मरम्मत, और उसकी वैल्यू भी कम होती जाती है, डेप्रिसिएशन। हाँ, वहीं एक टैक्सी कार जिससे आप कमाई कर रहे हैं, वो एसेट हो सकती है। एक प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा है, वो एसेट है। असली खेल इसी समझ का है। आप जमा क्या कर रहे हैं, पैसा बनाने वाली चीजें या पैसा खाने वाली चीजें? अमीर लोग पैसा बनाने वाली चीजें जमा करते हैं। हाँ, वो अपनी जिंदगी इसी फोकस के साथ जीते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेटिंग एसेट्स खरीदें, जबकि बाकी लोग सैलरी पर जीते हैं और जाने अनजाने लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं, बड़ी कार, लेटेस्ट गैजेट, महंगा घर लोन पर, और सोचते हैं कि ये सब उनके एसेट्स हैं। हाँ, यहीं पर वो जाल है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि नौकरी करनी ही नहीं चाहिए? किताब क्या नौकरी को एकदम बुरा मानती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कियोसाकी नौकरी करने के खिलाफ नहीं है, खासकर करियर की शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। तो फिर
उनका पॉइंट थोड़ा अलग है। वो कहते हैं सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए काम मत करो। सीखने के लिए काम करो मतलब क्या सीखना है? मतलब जब आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्राइमरी फोकस सिर्फ सैलरी या पैसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि आप वहाँ क्या सीख रहे हैं, कौन सी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। अच्छा। देखिए, हर नौकरी आपको कुछ न कुछ सिखा सकती है जो बाद में आपके बहुत काम आएगा। जैसे सेल्स की नौकरी आपको बेचना सिखाती है, कस्टमर सर्विस लोगों को समझना सिखाती है, मैनेजमेंट टीम चलाना सिखाता है। आप सीखते हैं कि सिस्टम कैसे काम करते हैं, बिजनेस असल में चलता कैसा है, पैसा कैसे घूमता है, मतलब मनी फ्लो। ये स्किल्स अपने आप में एक एसेट है। रिच डैड का तो मानना था कि इन स्किल्स को सीखने के लिए शुरुआत में कम सैलरी वाली नौकरी भी कर लेनी चाहिए, अगर सीखने को ज्यादा मिल रहा हो। अच्छा, कम सैलरी पर भी? हाँ, क्योंकि यही स्किल्स आपको बाद में अपना बिजनेस खड़ा करने या बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करेंगे। जब आप ये सीख जाते हैं तब आप सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं कमाते, बल्कि अपने दिमाग और अपने पैसे से पैसा बनाने लगते हैं। यू स्टार्ट मेकिंग मनी वर्क फॉर यू। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह लगती है, जॉब को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। बिल्कुल। अब एक और चीज पर आते हैं जो किताब में बहुत अहम है, वो डर और इच्छा का खेल। हाँ, फियर एंड ग्रीड। क्योसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो पैसे से डरते हैं। किस तरह का डर? नौकरी खोने का डर, पैसा डूबने का डर, कुछ नया ट्राई करने का, रिस्क लेने का डर। हाँ, ये डर एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसके साथ काम करती है इच्छा, या कह लें लालच। लालच? कैसा लालच? खास तौर पे दूसरों की तरह दिखने की इच्छा, महंगा लाइफस्टाइल जीने की इच्छा, लेटेस्ट फोन, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, जिसे हम कहते हैं कीपिंग अप विद द जोन्सेस। हाँ, दूसरों की देखा देखी। बिल्कुल। ये डर और ये इच्छा, ये दोनों मिलकर लोगों को एक जाल में फंसा देते हैं। कौन सा जाल? जिसे कियोसाकी कहते हैं चूहा दौड़, द रैट रेस। चूहा दौड़? ये क्या भला है? इसे थोड़ा खोलकर समझाएंगी? चूहा दौड़ का मतलब है वो कभी ना खत्म होने वाला चक्कर, जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। कैसा चक्कर? उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए या डर की वजह से, तो वो ज्यादा मेहनत करते हैं या प्रमोशन का इंतजार करते हैं। जब ज्यादा पैसा आता है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। हाँ, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। बिल्कुल। बड़ी कार ले ली, बड़ा घर ले लिया लोन पर, छुट्टियां महंगी हो गईं, फिर और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो फिर और मेहनत। हाँ, फिर से वही चक्कर, ज्यादा मेहनत या अगली सैलरी हाइक का इंतजार। ये बिल्कुल उस पहिए में घूमते चूहे जैसा है। भाग तो रहा है पर पहुंच कहीं नहीं रहा। एग्जैक्टली। वो अपनी नौकरी पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि बस बिल चुकाने और ईएमआई भरने के लिए ही जीते रहते हैं। उनमें कभी इतनी हिम्मत ही नहीं आ पाती कि वो इस चक्कर से बाहर निकलकर कुछ अपना शुरू करने का सोचें। भले ही वो अपनी नौकरी से खुश ना हो। हाँ, भले ही ना खुश हो। डर लगता है कि अगर नौकरी छोड़ी तो ये सब कैसे चलेगा, बिल कैसे भरेंगे। ये तो बहुत से लोगों की कहानी लगती है, एक तरह का ट्रैप है। बिल्कुल। और रिच डैड का जवाब यहीं पर आता है, वही बात जो हमने पहले कही, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। तो चूहा दौड़ से बाहर निकलने का मतलब है ये सोच बदलना। हाँ, उस डर को समझना और उसे मैनेज करना सीखना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखना, और सबसे जरूरी पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना। मतलब एसेट्स बनाना। हाँ, ऐसे एसेट्स बनाना जो आपके सोते हुए भी आपके लिए पैसा कमाएं, ताकि आप सिर्फ अपनी नौकरी की सैलरी पर डिपेंडेंट न रहें। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो रिच डैड पुअर डैड से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी, क्या? कि सिर्फ किताबी ज्ञान या डिग्री काफी नहीं है। पैसों की समझ, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये तो है। दूसरी बड़ी सीख है एसेट्स बनाने पर फोकस करना और लायबिलिटीज कम करना। और ये समझना कि एसेट और लायबिलिटी की असली परिभाषा क्या है, पैसा जेब में आ रहा है या जा रहा है। बिल्कुल। तीसरा, पैसे से डरो मत, उसे समझो और मैनेज करना सीखो। डर आपको रोकता है, समझ आपको ताकत देती है। सही कहा। चौथा, सिर्फ ज्यादा कमाने पर फोकस मत करो, बल्कि पैसा बचाने पर और उसे सही जगह इन्वेस्ट करके गुणा करने, मतलब मल्टीप्लाई करने की सोच डेवलप करो। ये इनकम बढ़ाने से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है लॉन्ग टर्म में। और शायद सबसे बुनियादी बात जो बार बार सामने आई, वो क्या? अपनी सोच बदलो। अगर अमीर बनना है तो अमीरों की तरह सोचना शुरू करना होगा। वो मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ
वाला नजरिया अपनाना होगा। हाँ, माइंडसेट ही सब कुछ है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर आसान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सालों कई आदतें, हमारे समाज की सोच, वो